अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने बायोमॉलिक्यूल्स को या बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को एमडी कैट के लिहाज से देखना है। तो इसमें सबसे पहले आप लोगों ने बायोकेमिस्ट्री की तारीफ़ समझनी है कि जो जानदार होते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज़म्स होते हैं, उनकी बॉडी के अंदर केमिकल कंपोनेंट्स और केमिकल प्रोसेस चल रहे होते हैं। उन केमिकल कंपोनेंट्स और केमिकल प्रोसेस के मुताले को या उनकी स्टडी को हम क्या नाम देते हैं? बायोकेमिस्ट्री का नाम देते हैं। अब अगर हम देखें कि बायोकेमिस्ट्री की इम्पॉर्टेंस क्या है, तो आपको पता है कि जितने भी जानदार हैं उनकी एनाटमी और फिजियोलॉजी को समझना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि तमाम स्ट्रक्चर्स जो हैं हैव बायो केमिकल ऑर्गेनाइजेशन। जानदारों के तमाम जो स्ट्रक्चर्स हैं, साख्तें हैं, उनके अंदर बायोकेमिकल ऑर्गेनाइजेशन पाई जाती है। बायोकेमिकल प्रोसेसेस पाए जाते हैं, जैसे कि फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, डाइजेशन। इन तमाम चीज़ों की स्टडी करना लाजमी होता है जानदारों की। तो इन तमाम चीज़ों की स्टडी करने के लिए हम जिस शाख का सहारा लेते हैं बायोलॉजी की, उसको हम क्या नाम देते हैं? बायोकेमिस्ट्री का नाम देते हैं। अब ये जो बायोलॉजिकल प्रोसेस थे, उनको हम कलेक्टिवली मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तमाम बायोकेमिकल रिएक्शन के मजमूए को मेटाबॉलिज्म कहते हैं। मेटाबॉलिज्म की दो टाइप्स होती हैं, उनमें सबसे पहला है एनाबॉलिक रिएक्शंस या एनाबॉलिज्म, दूसरा है कैटाबॉलिक रिएक्शन या कैटाबॉलिज्म। अब एनाबॉलिज्म में क्या होता है या एनाबॉलिक रिएक्शन के अंदर क्या होता है? इन विच लार्जर मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड बाय कम्बिनेशन ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल, कि वो प्रोसेस, वो रिएक्शन जिसके अंदर छोटे मॉलिक्यूल्स आपस में मिलते हैं और बड़े मॉलिक्यूल्स को बना देते हैं, उनको हम कहते हैं एनाबॉलिक रिएक्शन। इसी तरह जब बड़े मॉलिक्यूल्स को तोड़ा जाता है छोटे मॉलिक्यूल्स के अंदर, तो उस प्रोसेस को हम नाम देते हैं एनाबॉलिक रिएक्शन का। अब ये जो आपके पास इसको हम क्या नाम देते हैं? कैटाबॉलिक रिएक्शन। एनाबॉलिज्म या एनाबॉलिक रिएक्शन में बड़े मॉलिक्यूल्स बनते हैं, कैटाबॉलिक रिएक्शन में बड़े मॉलिक्यूल्स जो हैं वो तोड़े जाते हैं। इसी तरह अगर हम बात करें कि जो हमारे पास एनाबॉलिक रिएक्शन है, इसको हम कंस्ट्रक्टिव कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर तामीर किया गया है, बड़े मॉलिक्यूल्स को बनाया जाता है। कैटाबॉलिक रिएक्शन को हम क्या नाम देते हैं? डिस्ट्रक्टिव का नाम देते हैं। डिस्ट्रक्टिव का नाम क्यों देते हैं? क्योंकि इसके अंदर बड़े मॉलिक्यूल जो है उनको तोड़ा जाता है। इसी तरह अगर मज़ीद बात की जाए कि एनाबॉलिक रिएक्शन में एटीपी जो है एनर्जी इस्तेमाल होती है, इसमें एटीपी जो है वो बनती है। इसकी एग्जांपल जो है वो फोटोसिंथेसिस है, इसकी एग्जांपल जो है वो रेस्पिरेशन है। ये आपके पास एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक रिएक्शन में फ़र्क है। इसी तरह अगर हम बात करें केमिकल कंपोनेंट्स की, कि बैक्टीरियल सेल और मैमेलियन सेल जो है, इनके अंदर जो केमिकल कंपोनेंट्स हैं उनकी परसेंटेज क्या है, तो हम कंपेरिजन देखेंगे तो बैक्टीरियल सेल के अंदर वाटर जो है वो 70%, मैमेलियन सेल के पास भी 70%। जो बैक्टीरियल सेल है उसमें प्रोटीन 15% होती है, मैमेलियन सेल में 18%। कार्बोहाइड्रेट्स जो है बैक्टीरियल सेल में 3%, मैमेलियन सेल में 4%। लिपिड्स की परसेंटेज जो है बैक्टीरियल सेल के अंदर 2%, मैमेलियन सेल के अंदर 3%। इसी तरह डीएनए जो है बैक्टीरियल सेल में 1%, मैमेलियन सेल के अंदर 0.25%। इसी तरह आरएनए जो है बैक्टीरियल सेल के अंदर जो है 6% या 6% जो है मैमेलियन सेल के अंदर 1.1%। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जैसे कि एंजाइम, हार्मोन्स, मेटाबोलिट्स वगैरह जो है बैक्टीरियल सेल के अंदर 2% और मैमेलियन सेल के अंदर भी 2%। इसी तरह अगर हम बात करें इनऑर्गेनिक आयंस, जैसे कि आपके सामने सोडियम आयन, कैल्शियम आयन दिखाया गया है, ये बैक्टीरियल सेल के अंदर भी 1% होते हैं और मैमेलियन सेल के अंदर भी 1% होते हैं। ये आपके पास सारे के सारे इंपॉर्टेंट MCQs हैं एमडी कैट के लिहाज से, तो आप लोगों ने इनको अच्छे तरीके से माइंड में रखना है। इसी तरह अगर हम बात करें इम्पॉर्टेंस ऑफ वाटर, इंतहाई इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, फर्स्ट बायोलॉजी में लॉन्ग के तौर पर बनता है और एमडी कैट के हवाले से यहाँ से मारूजियाँ बनती हैं। तो इम्पॉर्टेंस ऑफ वाटर, वाटर की इम्पॉर्टेंस देखेंगे तो वाटर को हम क्या कहते हैं? मीडियम ऑफ लाइफ कहते हैं। अब मीडियम ऑफ लाइफ क्यों कहते हैं? क्योंकि तकरीबन ऑलमोस्ट रिएक्शन जो है उसी के अंदर होते हैं। इट इज़ मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी जानदार हैं उनके अंदर, बॉडी के अंदर सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली चीज़ जो है वो भी वाटर है। इसी तरह लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर 65 से 89% जो है 89% जो है वो क्या पाया जाता है? 89% वाटर मौजूद होता है। बोन सेल्स के अंदर 20%, ब्रेन सेल के अंदर जो है वो 85% जो है वाटर मौजूद होता है। अब इसके अंदर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, अगर इनकी हम खसूसियात की बात करें, तो हम कहते हैं कि पोलर नेचर ऑफ वाटर, वाटर की नेचर पोलर होती है। पोलर का क्या मतलब है? कि पोल्स मौजूद होते हैं, पॉजिटिव पोल, नेगेटिव पोल, पॉजिटिव चार्ज मौजूद होता है, नेगेटिव चार्ज मौजूद होता है। अब हम देखें कि नेगेटिव चार्ज या पोलर नेचर क्यों होती है, तो आप जहन में रखेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग की मदद से। वाटर मॉलिक्यूल्स के पास 2 पोल्स होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं ये वाटर मॉलिक्यूल है H2O,
दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, जैसे हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो आप देख सकते हैं पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव मुख्तलिफ चार्जेस हैं, अपोजिट पोल्स हैं। तो इसी वजह से आप नीचे अगर इसकी हम मज़ीद वजाहत करते जाएँ तो आप इस डायग्राम में देखें कि आपके पास ये मालिक्यूल वाटर का एक मालिक्यूल, ये दूसरा मालिक्यूल, ये तीसरा मालिक्यूल। अब ये आपस में जो है वो क्या करते हैं, बॉन्ड बना देते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो आपके पास बॉन्ड बना हुआ है, ये जो फोर्सेस हैं ये दरअसल ये इसके दरमियान आएंगी, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान। इसी तरह ये हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन, ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आपस में एक दूसरे को अटैक करेंगे और यहाँ पे जो फोर्सेस बनती हैं उनको हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। और इसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो है वाटर को हम क्या नाम देते हैं, पोलर नेचर का नाम देते हैं, कि इसके पास पोल्स मौजूद होते हैं। इसी तरह एक और ख़ासियत देखें, कोहेसिव एंड एडहेसिव फोर्सेस। कोहेसिव एंड एडहेसिव फोर्सेस जो है वाटर की वजह से होती हैं। तो आप बात करते हैं इसकी कि कोहेजन जो है अटैक या कोहेजन पढ़ते हैं इसको, अट्रैक्शन बिटवीन वाटर मालिक्यूल्स। अब जो पानी के मालिक्यूल्स होते हैं वो आपस में अट्रैक्शन पाई जाती है उनके दरमियान, उनको हम क्या नाम देते हैं, कोहेजन का नाम देते हैं। इट हेल्प्स वाटर टू फ्लो विदाउट ब्रेक इन प्लांट्स। पौधों के अंदर या जानदारों के अंदर, जैसे कि आप देख सकते हैं ये एक जाइलम है, तो जाइलम के अंदर ये वाटर का मालिक्यूल, ये वाटर का मालिक्यूल, ये वाटर का मालिक्यूल बड़े अच्छे अंदाज से तरतीब से जो है आपस में मिले हुए हैं। वाटर मालिक्यूल्स के दरमियान फोर्सेस पाई गई हैं, इनको हम कोहेसिव फोर्सेस कहते हैं। वाटर मालिक्यूल जो है वो कॉलम की सूरत में ऊपर की तरफ चला जाता है, जिसकी वजह से इनके दरमियान जो है कोई भी ब्रेकेज नहीं होती या दरमियान से टूटते नहीं हैं, तो इसको हम कहते हैं कोहेजन या कोहेजन। इसी तरह अगर हम बात करें एडहेजन की, तो आपने एक एक पॉइंट समझते जाना है। वहाँ पे वाटर मालिक्यूल्स के दरमियान फोर्सेस जो थी उनको हम कोहेजन का नाम देते थे, लेकिन एडहेजन में क्या होगा कि वाटर मालिक्यूल और सरफेस, वाटर मालिक्यूल और जाइलम, जो जाइलम टिश्यूज़ हैं, जाइलम सेल्स हैं, उनकी दीवारों के दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्सेस पाई जाती हैं उनको हम क्या नाम देते हैं, एडहेजन का नाम देते हैं। अब ये क्या करती हैं, इट क्लिम्ब अप इन, ये जो आपके पास एडहेजन है ये क्लिम्ब अप में हेल्प करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये वाटर मालिक्यूल, 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 ये वाटर मालिक्यूल। वाटर मालिक्यूल्स आपस में जिन फोर्सेस की मदद से जुड़े हुए थे वो कोहेसिव फोर्सेस थी, लेकिन आप देख सकते हैं ये वाटर मालिक्यूल और ये जो दीवार है इसके दरमियान जो ताकतें पाई जाती हैं उनका हम एडहेसिव फोर्सेस कहते हैं, जिसकी वजह से ये पानी ऊपर की तरफ चढ़ता चला जाता है। अगर ये फोर्सेस ना आती तो पानी ऊपर की तरफ ना जा सकता, तो ऊपर जाने के लिए जो है, क्लिम्ब अप करने के लिए जो है एडहेसिव फोर्सेस जो है वो रिक्वायर्ड होती हैं। अब अगर हम बात करें कि आपके पास ये होती कैसे हैं, तो दोनों कोहेजन और एडहेजन जो है ये किस वजह से होती हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से। ड्यू टू सर्कुलेट इन, ये क्या करती हैं, हेल्प करती हैं ऑर्गेनिज्म के अंदर सर्कुलेशन में। एक्ट्स एज ट्रांसपोर्ट, ये ट्रांसपोर्ट के अंदर जो है ट्रांसपोर्ट मीडियम के तौर पर काम करती हैं जानदारों की बॉडी के अंदर, क्योंकि वाटर मालिक्यूल्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो है ये कोहेजन और एडहेजन इस्तेमाल होते हैं। इसी तरह अगर हम बात करें सॉल्वेंट प्रॉपर्टीज़ की, तो वाटर को हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं। अब यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों कहते हैं, क्योंकि ये पोलर सब्सटेंसेस सारे के सारे इसमें डिज़ोल्व हो जाते हैं। आयोनिक सब्सटेंसेस भी इसके अंदर हल हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ आयंस, आयन की फॉर्म में। अब आप सुने, जैसे कि आपको पता है कि पोलर सब्सटेंसेस, क्योंकि वाटर जो है वो पोलर नेचर रखता है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस पाए जाते हैं, तो पोलर सॉल्वेंट जो सोल्यूट्स जो होंगे, पोलर जो चीज़, क्योंकि जो पोलर सब्सटेंसेस होते हैं उनके पास चार्जेस होते हैं, और पानी भी पोलर नेचर रखता है, तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो डिज़ोल्व हो जाएंगे। इसी तरह आयोनिक सब्सटेंसेस जो है देख सकते हैं, पहले आयोनिक सब्सटेंसेस टूट जाती हैं, जिसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज वाला सिरा ऑक्सीजन की तरफ जाता है, नेगेटिव चार्ज वाला सिरा हाइड्रोजन की तरफ जाता है पानी के अंदर, और वो आपस में डिज़ोल्व हो जाते हैं, और हल होने की सलाहियत को हम क्या कहते हैं, हाइड्रेशन का नाम देते हैं। ये आपके पास पोलर सॉल्वेंट जो थी, मतलब सोल्यूबल जो थी चीज़ें जो पानी के अंदर हल हो जाती थी। अब हम देखेंगे कि कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो इनसोल्युबल हैं, और वो इनसोल्युबल क्यों हैं। तो नॉन पोलर सब्सटेंसेस जो हैं वो क्या होते हैं, इन पोलर इन वाटर, पानी के अंदर वो सॉल्युबल नहीं, इनसॉल्युबल। अब आप देख सकते हैं कि नॉन पोलर सब्सटेंसेस जो हैं वो पानी के अंदर हर नहीं होते, जैसे कि ज़्यादातर बॉडी के कंपोनेंट्स पानी के अंदर इनसोल्युबल होते हैं, क्योंकि उनके ऊपर पानी पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस नहीं होते। तो पानी के अंदर हाइड्रोजन ऑक्सीजन पर पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस होते हैं, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर सकते, जिसकी वजह से पानी के ऊपर क्या करते हैं, डिस्पर्स करते हैं, फैल जाते हैं, डिज़ोल्व नहीं होते। जैसे कि आपके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन और स्किन जो है, इनके सेल्स जो हैं ये दोनों क्या होती हैं, नॉन पोलर होती हैं और पानी के अंदर डिज़ोल्व नहीं होती। जो नेक्स्ट खासियत है उसे हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो माइंड में रखिएगा कि नंबर ऑफ़ कैलोरी, एनर्जी की कैलोरी में वो मिकदार जो पानी के 1 ग्राम
के अंदर जो उसका टेम्परेचर है, उसके टेम्परेचर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए लाजमी होती है, रिक्वायर्ड होती है, उसको हम क्या नाम देते हैं, हीट कैपेसिटी का नाम देते हैं। जैसे कि आपके पास अगर वाटर का जो टेम्परेचर था वो था 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर 15 डिग्री सेंटीग्रेड था, तो उसको 16 डिग्री सेंटीग्रेड करने के लिए 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसको हम क्या नाम देते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का नाम देते हैं। और इसकी वैल्यू जो है वो 1 कैलोरी पर ग्राम होती है, जिसकी वैल्यू क्या है 4.2 जॉल पर ग्राम। इसी तरह अगर बात की जाए, वाटर के पास हाई स्पेसिफिक हीट होती है कि इसकी वजह से, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। अब अगर हम बात करें इंपॉर्टेंस की, तो टेम्परेचर स्टेबलाइजर, वाटर जो है वो टेम्परेचर स्टेबलाइजर के तौर पर इस्तेमाल होता है। मतलब कि क्योंकि वाटर जो है ज़्यादातर हीट को एब्जॉर्ब करता है, वाटर जो है वो इसी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वजह से ज़्यादातर हीट को जज़्ब कर लेता है, जिसकी वजह से जो है बाहर बैरूनी माहौल में जितनी भी हीट टेम्परेचर के अंदर चेंज आएगी अचानक से, तो वो हमारी बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इसी वजह से हम क्या नाम देते हैं, टेम्परेचर स्टेबलाइजर का नाम देते हैं। इसी तरह अगर हम बात करें हीट ऑफ वेपराइजेशन की, तो हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या है कि एनर्जी की वो मिकदार, क्या अगर हम हीट ऑफ वेपराइजेशन की बात करें तो नंबर ऑफ़ कैलोरी, एनर्जी की वो मिकदार जो 1 ग्राम वाटर को वेपर में चेंज करने के लिए इस्तेमाल होती है, उसको हम हीट ऑफ वेपराइजेशन कहते हैं, और वो कितनी है 574 किलो कैलोरी। इसी तरह मज़ीद बात की जाए, जो हीट ऑफ वेपराइजेशन है वो ज़्यादा है वाटर की। वो क्यों है? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें पाई जाती है। इसी तरह अगर हम इसकी इंपॉर्टेंस देखें, ये कूलिंग इफेक्ट पैदा करती है ट्रांसपिरेशन के लिहाज से। तो इसको आपने समझना है, जैसे कि 1000 ml वाटर हो, तो उसमें से 2 ml वाटर या 2 ml वाटर वेपराइज हो जाए, इवेपोरेट हो जाए, तो बाकी कितना बचेगा? 998 ml वाटर बचेगा। अब 1000 में से 200 ml वाटर को इवेपोरेट करने के लिए जो है, 2 ml वाटर को इवेपोरेट करने के बाद जो है क्या होता है कि पानी का जो टेम्परेचर होता है 1 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो जाता है, तो ठंडक पैदा होती है। जैसे कि आप देखें, इस लेवल पे पानी का जो टेम्परेचर था वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड था। जब 2 ml यहाँ से इवेपोरेट हो गया तो वो कितना हो गया? टेम्परेचर कम होकर 29 तक आ गया है। इसी तरह कूलिंग पैदा होती है। इसी तरह अगर हम बात करें आयोनाइजेशन ऑफ वाटर की बात करें, तो आप देख सकते हैं आयोनाइजेशन ऑफ वाटर का क्या मतलब है कि वाटर का अपने आयंस में चेंज हो जाना। जैसे कि आप देख सकते हैं कि H2O वाटर का फार्मूला है, इसको 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर ये चेंज हो जाता है अपने आयंस में, हाइड्रोजन आयन में हाइड्रोजन आयन में और हाइड्रोक्सल आयन में। ये जो है क्या होता है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। मतलब ये रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में चेंज हो जाते हैं, प्रोडक्ट फिर रिएक्टेंट्स में चेंज हो जाते हैं। अगर हम बात करें कि कंसंट्रेशन ऑफ H एंड हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सल आयन की जो कंसंट्रेशन है वो कितनी होती है? 10⁻⁷ मोल पर लीटर। इसी तरह देखा जाए, इन्हीं हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सल आयन की वजह से बहुत सारे केमिकल रिएक्शन होते हैं सेल के अंदर। तो इसके अलावा बात की जाए हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन की, तो हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन का क्या मतलब है? रिडक्शन ऑफ कंटैक्ट एरिया बिटवीन वाटर एंड हाइड्रोफोबिक सब्सटेंस। पानी और हाइड्रोफोबिक सब्सटेंस के अंदर, जो कि हाइड्रोफोबिक सब्सटेंस पानी के अंदर डाले गए हैं, इन दोनों के अंदर जो रिडक्शन कंटैक्ट है उसको हम क्या नाम देते हैं? हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन का नाम देते हैं। प्ले की रोल इन दी मेंटेनिंग इंटेग्रिटी ऑफ लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन। जो आपके पास सेल मेम्ब्रेन है उसके पास लिपिड बाइलेयर जो है उसको मेंटेन करने के लिए जो है हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसी तरह अगर हम डेंसिटी ऑफ वाटर की बात करें, वाटर की डेंसिटी की बात करें, आइस हैज़ जेंट स्ट्रक्चर। आइस के पास जो बर्फ़ होती है उसके पास बड़ी स्ट्रक्चर होती है, एंड मोर नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन बॉन्ड, और उसके पास हाइड्रोजन बॉन्ड की तादाद ज़्यादा होती है। इसी तरह आपने देखा होगा इन फ्रीजिंग वेदर, जो ऐसा मौसम जिसके अंदर बर्फ़बारी होती है, तो तालाब के ऊपर क्या बन जाती है? आइस फार्मेशन होती है, बर्फ़ की तह बन जाती है। इस प्रोवाइड लिविंग इन्वायरमेंट फॉर सम ऑर्गेनिज्म, जिसकी वजह से कुछ जानदार जो पानी के अंदर पाए जाते हैं वो नीचे रहते हैं, उसके ऊपर जो है बर्फ़ की लेयर बन जाती है, जिसकी वजह से नीचे ऐसा माहौल बन जाता है जिसके अंदर जानदार ज़िंदा रह सकें। तो इसके बाद अगर हम बात करें, विच प्रॉपर्टी हेल्प आइस टू फ्लोट ऑन वाटर। वाटर के ऊपर बर्फ़ तैरती है, तो इसकी वजह क्या है? तो आप माइंड में रखेंगे, पहला पॉइंट ठीक होगा, तो आप बिल्कुल माइंड में रखेंगे कि क्योंकि वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग या हाइड्रोजन बॉन्ड की तादाद ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से पानी जो है, पानी के ऊपर बर्फ़ तैरती है। ये आपके पास आसान और सिंपल सा टॉपिक है, आप लोगों ने एज एट मारूज़ी के हवाले से माइंड में रखना है। तो नेक्स्ट वीडियो में दुआओं में याद रखिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।